डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व। उसमें से पहला तत्व हमने पढ़ा था वस्तु की कीमत। ठीक है, वस्तु की कीमत में हमने पढ़ा था कि वस्तु की कीमत और बाजार कीमत और वस्तु की जो है पूर्ति में कैसा संबंध होगा, सीधा संबंध। अर्थात जितनी वस्तु की कीमत बढ़ेगी उतनी वस्तु की पूर्ति उत्पादक अधिक करेगा, क्योंकि उसे अधिक लाभ होगा। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था उत्पादन के साधनों की कीमतें। तो उत्पादन के साधनों की कीमतें हमने कल पढ़ा था कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं। कौन कौन से साधन? भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम, चौथा प्रबंध और पांचवा साहस। ठीक है। तो इन उत्पादन की क्रिया में ये 5 साधन भाग लेते हैं और इन 5 साधनों के बिना उत्पादन संभव नहीं होता। अब इन उत्पादन के साधनों को उत्पादन क्रिया में भाग लेने के बदले कुछ पारिश्रमिक प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं कुछ प्रतिफल प्राप्त होता है। तो भूमि का जो प्रतिफल है वो क्या है? लगान या किराया। भूमि को जब हम किसी उत्पादन के लिए काम में लेते हैं तो उसको बदले उसको क्या प्राप्त होगा? लगान या किराया। लगान यहाँ पर है कृषि भूमि के संबंध में, और औद्योगिक भूमि के संबंध में जो है वो क्या मिलेगा? किराया। पूंजी जो है, पूंजी के प्रतिफल क्या होगा? ब्याज। जहां से भी पूंजी लाएंगे उनको ब्याज देना पड़ेगा, उसका पूंजी का प्रतिफल ब्याज है। श्रम का प्रतिफल क्या है? मजदूरी। ठीक है। प्रबंध का प्रतिफल क्या है? वेतन। एक प्रबंधक जो इन सब से उत्पादन करता है मिला करके, कितना रुपया चाहिए, कितनी पूंजी चाहिए, कितना श्रमिक चाहिए, कितनी भूमि लेनी, तो इन सब का जो है मिला करके उत्पादन करता है, तो उसको प्रबंधक को क्या मिलेगा? वेतन। और साहस का जो प्रतिफल क्या है, पारिश्रमिक क्या होगा? लाभ या हानि। ठीक है। तो उत्पादन क्रिया में इन 5 साधनों को बिना उत्पादन संभव नहीं है। अब इन साधनों की में साधनों की कीमतें जितनी अधिक होगी, इसका मतलब उत्पादन की लागत उतनी ही अधिक आएगी। जैसे श्रमिक का जो है मजदूरी पहले 100 रुपए लेता था, वो 150 रुपए रोज के ले रहा है, तो इसका मतलब उत्पादन करने की लागत क्या होगी? अधिक आएगी। ब्याज जो है, पूंजी पहले 2 रुपए सैकड़ा से ब्याज से मिलता था, अब 2.5 रुपए सैकड़ा मिल रहा है, इसका मतलब कहीं से भी पैसा लाए उत्पादक तो उसे अधिक ब्याज चुकाना पड़ेगा। भूमि का किराया बढ़ जाए या प्रबंधक को वेतन ज्यादा देना पड़े, तो इन सारे साधनों के, अगर ये सारे साधनों की कीमतें कहलाती है, तो उत्पादन के साधनों की कीमतें जितनी अधिक होगी, इसका मतलब उत्पादक की लागत उतनी ही अधिक आएगी। उत्पादन की लागत उतनी अधिक आएगी, इसलिए वो उत्पादन क्या करेगा? कम करेगा। क्योंकि उत्पादन के साधनों की जो लागतें या कीमतें अधिक आएगी, तो उतना ही उत्पादन को वो क्या करेगा? उसके लिए उत्पादन करना महंगा हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर 10 रुपए ले रहा, उत्पादन की लागत 10 रुपए आती थी और जो बाजार कीमत 12 रुपए थी, अब उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ गई, इसलिए अगर एक उत्पादन जो लागत है 11 रुपए आ रही है, इसका मतलब 12, यानी उसका जो है लाभ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जितनी लागतें अधिक आएगी, उत्पादन के साधनों की लागतें अधिक आएगी या कीमतें अधिक होगी, उतना ही उत्पादन क्या होगा? कम होगा। उत्पादन क्या होगा? उतना ही कम होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमि के उत्पादन के साधनों की कीमतें और पूर्ति में कैसा संबंध होता है? कैसा संबंध होगा? विपरीत संबंध होगा। क्योंकि साधनों की कीमतें वो अधिक होगी, इसका मतलब उत्पादन करने की लागत अधिक आएगी, और लागत अधिक आएगी इसका मतलब उसका लाभ कम हो रहा है। इसलिए उत्पादन हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों की कीमतें और पूर्ति में जो है विपरीत संबंध होता है। ठीक है। उत्पादन के साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम आदि की कीमतें जितनी अधिक होगी, फर्म की उत्पादन लागत ही अधिक आएगी। इसलिए फर्म कम पूर्ति करना चाहिए, क्योंकि खर्चा ज्यादा आ रहा है, वस्तु बनाने में खर्चा ज्यादा आ रहा है। ठीक है। इसके विपरीत उत्पादन के साधनों की कीमतें जितनी अगर कम होगी, मजदूरी घट रही है, ब्याज कम हो रहा है, या लगान किराया कम हो रहा है, तो जित लागतें कम आएगी, इसका मतलब उतनी वो पूर्ति अधिक करेगा। तो फर्म की उत्पादन लागत कम आएगी, इसलिए वो अधिक पूर्ति करेगा। ठीक है। तो पूर्ति को निर्धारित करने वाला दूसरा तत्व है
उत्पादन के साधनों की कीमत। फिर तीसरा जो पूर्ति को निर्धारित करने वाला जो तीसरा तत्व है वो है आपके संबंधित वस्तु की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुएं भी पूर्ति को प्रभावित करती है। हमने बात की थी संबंधित वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु। पिछले पार्ट में हमने मांग वाले में पढ़ा था ना कि संबंधित वस्तुएं कितनी होती है, पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु। पूरक वस्तु किसको बोलते हैं? वे वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग की जाती है, ठीक है, जैसे गाड़ी पेट्रोल नहीं है, जूते मोजे, तो वे वस्तुएं साथ साथ प्रयोग की जाती है। और स्थानापन्न वस्तु क्या होती है? जो एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जाता है। एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग, दूसरी वस्तु का प्रयोग है ना। तो संबंधित वस्तुओं की कीमतें और पूर्ति में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, वस्तु की पूर्ति उसकी संबंधित वस्तुओं की कीमतों से भी प्रभावित होती है। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, एक पूरक वस्तु और दूसरा स्थानापन्न वस्तु कह दो या प्रतिस्थापन वस्तु कह दो, एक बात है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो साथ साथ प्रयोग की जाती है। ठीक है, जैसे पेन और स्याही है, कार और पेट्रोल है। ठीक है, तो ऐसी पूरक वस्तुओं के संबंध में मांग क्या होगी? तो पूरक वस्तु के संबंध में देखें तो अगर पूरक वस्तु की कीमतें बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति घटेगी। ठीक है, कैसे? जिस वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमतें हम दे सकते हैं, संबंधित वस्तु की कीमतें बढ़ती है, उत्पादक उस वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने की ओर प्रेरित होता है। ठीक है, कीमतें, संबंधित वस्तु की कीमतें, संबंधित वस्तु दोनों ही समझ लो आप, स्थानापन्न वस्तु भी समझ लो, जो एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जाता है। एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जाता है, तो दोनों का अर्थ ध्यान रखना चाहिए। पूरक वस्तु क्या होती है? जो एक साथ प्रयोग की जाती है, एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसमें संबंध कैसे होगा? जैसे अगर बात करें, जैसे पेप्सी और कोक है, पेप्सी और कोको कोला, ये एक दूसरे के क्या है? स्थानापन्न। पेप्सी पी लो या फिर कोको कोला पी लो। चाय और कॉफी क्या है? एक दूसरे की प्रतिस्थापन है, स्थानापन्न वस्तु है। ठीक है, अब इनमें संबंध क्या होता है? किसी वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमतें और वस्तु की पूर्ति में संबंध क्या होता है? देखिए, अगर किसी वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमतें बढ़ती है, संबंधित वस्तु की कीमतें बढ़ती है, जैसे उसकी पूरक वस्तु की कीमत बढ़ रही है या उसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ रही है, तो उत्पादक भी अपनी को पूर्ति को क्या करेगा? बढ़ाएगा। भाई कीमतें बढ़ेगी तो पूर्ति को भी बढ़ा देगा, क्योंकि कीमतें बढ़ेगी तो उसको लाभ अधिक हो रहा है, और किसी वस्तु कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। तो अगर संबंधित वस्तु की कीमतें बढ़ती है, संबंधित वस्तु यानी पूरक कह दो और प्रतिस्थापन कह दो, अगर इन दोनों की कीमतें बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति को उत्पादक क्या करेगा? बढ़ाएगा, क्योंकि बाजार में जितनी कीमत अधिक मिलेगी उसको उतना ही उसका लाभ अधिक होगा। ठीक है, तो संबंधित वस्तु चाहे दोनों ही तरह के कह सकते हो कि यदि संबंधित वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है। ठीक है, देखिए, जिस वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है तो उत्पादक उस वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने की ओर प्रेरित होगा, अधिक बढ़ाएगा, क्योंकि उससे लाभ अधिक हो रहा है और अधिक आय प्राप्त करेगा। और इसके विपरीत जिस वस्तु की कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती है उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। ठीक है, तो संबंधित वस्तु की कीमतें अगर बढ़ती है तो उत्पादक क्या करेगा? अधिक पूर्ति करेगा, क्योंकि उससे लाभ अधिक होगा उसको। और अगर संबंधित वस्तु की कीमतें घटती हैं तो उत्पादक क्या करेगा? पूर्ति को भी कम कर देगा। तो जिस वस्तु की कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती है उसकी पूर्ति कम
हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की जो है पूर्ति को तीसरा जो तत्व है वो संबंधित वस्तु की कीमतें प्रभावित करती है। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट, पूर्ति को निर्धारित करने वाला जो चौथा तत्व है उत्पादन की तकनीक है। उत्पादन की तकनीक, आप एक उत्पादक उत्पादन किस तकनीक से कर रहा है। ठीक है, उत्पादन की तकनीक अगर नई है, जैसे नई मशीनें हैं, तो नई मशीनें अगर खरीदेगा तो उसकी लागत क्या होगी, कम आएगी, खर्चा कम आएगा। भाई एक आदमी अगर 10 आदमी 1 मीटर कपड़ा बनाते हैं, इसकी बजाय एक मशीन 1 मीटर इतना ही कपड़ा एक मशीन बनाती है, तो मशीन क्यों खरीदेगा, क्योंकि उसकी लागत कम आ रही। ठीक है, तो नई मशीनें या नई तकनीक के आ जाने से क्या होगा, उत्पादन की लागत कम आएगी, और लागत कम आने से फर्म के उत्पादक क्या चाहेगा, पूर्ति अधिक करेगा। जैसे खेती कर रहे हो, एक तो हाथ से कर रहे हो और एक ट्रैक्टर और मशीन थ्रेशर से कर रहे हो। ठीक है, तो ट्रैक्टर मशीन थ्रेशर में समय भी कम लगेगा और लागत भी कम आएगी, जल्दी काम होगा। ठीक है, और एक हाथ से करेगा तो समय भी अधिक लगेगा, लागत भी, खर्चा भी ज्यादा आएगा। तो अगर उत्पादन की नई नई तकनीक आएगी तो उत्पादक की लागत कम आएगी, और लागत कम आने से वो पूर्ति अधिक करेगी। इसके विपरीत अगर उत्पादन की तकनीक पुरानी है, पुराने तरीके से उत्पादन कर रहा है, इसका मतलब फर्म की लागत भी अधिक आएगी और पूर्ति क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि समय के साथ साथ हर नई मशीनें आने लगी, उत्पादन की नई नई तकनीकें आने लगी, तो नई तकनीक से उत्पादक की लागत कम आएगी, खर्चा कम आएगा, इसलिए वो चाहेगा कि अधिक उत्पादन करूं। जबकि अगर उत्पादन की तकनीक पुरानी है तो उत्पादक का खर्चा का अधिक आएगा, इसलिए वो पूर्ति भी कम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समय के साथ साथ उत्पादन की नई नई तकनीकें आती है जो कि कम समय में अधिक उत्पादन कर सकती है। नई तकनीक होगी तो उसका फायदा क्या है, समय कम लगेगा और उत्पादन अधिक होगा। ठीक है, इसलिए नई तकनीक के आने से बाजार में वस्तु की पूर्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। और नई तकनीक के आ जाने से, नई मशीनों के आ जाने से क्या होगा, पूर्ति बढ़ जाएगी। और पुरानी तकनीक है जो पूर्ति उत्पादन उतना ही होगा जितना पहले होता था। तो नई तकनीक के आ जाने से पूर्ति बढ़ जाती है और पुरानी तकनीक से पूर्ति उतनी रहती है या कम होती है। ठीक है, फिर है पांचवा आता है विशेष अवसर। पूर्ति को निर्धारित करने वाला पांचवा तत्व है विशेष अवसर। आप जानते हो कि होली, दीपावली, त्योहार, इन सब पर किसी वस्तु की पूर्ति को बढ़ा दिया जाता क्योंकि उसकी मांग अधिक होती। जैसे होली के अवसर पर मिठाई की मांग है, दीपावली के अवसर पर मिठाई की मांग, क्रिसमस के अवसर पर मिठाइयों की मांग। ठीक है भाई, त्योहारी सीजन के समय हर वस्तु की पूर्ति अपने आप बढ़ जाती है। होली के जैसा दीपावली के समय पटाखों की मांग अधिक हो जाती है, गर्मियों में आइसक्रीम की मांग अधिक हो जाती है। तो विशेष अवसर के समय किसी वस्तु की पूर्ति अपने आप ही बढ़ जाती है। ठीक है, तो अवसर विशेष पर जो है उत्पादक चाहेगा अधिक लाभ कमाना, तो जो है अवसर विशेष पर अधिक पूर्ति करेगा, जबकि सामान्य अवसरों में उतनी पूर्ति होगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में त्योहार और उत्सवों का विशिष्ट महत्व होता है। इसलिए जब त्योहारी सीजन होती है तो फर्म या उत्पादक अपने आप ही वस्तु की पूर्ति को क्या करेगा, बढ़ा देगा, क्योंकि त्योहारी सीजन में वो ज्यादा माल बनाएगा और ज्यादा माल बनाएगा तो ज्यादा बिक्री होगी। तो त्योहारी अवसर पर हर वस्तु की पूर्ति अपने आप ही बढ़ जाती है जो उसकी मांग के अनुसार। ठीक है, तो ऐसे अवसर में वस्तु की पूर्ति भी बढ़ा दी जाती है। जैसे उदाहरण दे सकते हो, दीपावली पर पटाखों की मांग, मिठाइयों की मांग, है ना, कपड़ों की मांग। तो त्योहारी सीजन में सबकी पूर्ति अपने आप ही बढ़ जाती है। तो विशेष अवसरों पर पूर्ति, फर्म की जो है पूर्ति बढ़ जाती है, यानी अवसर भी प्रभावित करते हैं। और जब ऑफ सीजन होती है तब अपने आप ही पूर्ति को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। ठीक है, तो विशेष अवसरों पर पूर्ति बढ़ा दी जाती है। छठा जो पॉइंट है वो है आगतें। आगतों का मतलब हो गया उत्पादन के साधन, वो आपने ऊपर पढ़ा जो
आगत, उत्पादन के साधनों को आगत भी कहते हैं, ध्यान रखना। आगे पढ़ेंगे जब जो नियम पढ़ेंगे ना अपन उत्पादन का नियम, तब ये आगते कहलाते हैं। तो आगत का मतलब हो गया उत्पादन के साधन, जो 5 साधन है उसे, उन सबको सामूहिक रूप से आगत कहते हैं। तो उत्पादन के साधनों की गुणवत्ता, या तो उत्पादन के साधनों की कीमतें और या उत्पादन के साधनों की गुणवत्ता। देखिए उत्पादन के जो साधन है, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, प्रबंध है, ये कितने, उनकी गुणवत्ता कैसी है, उससे भी उत्पादन निर्भर करता है। ठीक है, जैसे एक श्रमिक है, आपने अगर कुशल श्रमिक को लिया, योग्य श्रमिक को लिया, ठीक है, जो एक दिन में 10 मीटर कपड़ा बनाता है या एक दिन में 5 मीटर कपड़ा बनाता है, हाथ काम करने में एक्सपर्ट है, वो कुशल श्रमिक है। और एक उसकी जगह आपने अकुशल श्रमिक को काम लिया, जिसको काम करना आता ही नहीं, ठीक है, तो उत्पादन अपने आप ही कम हो। खेती, श्रम लेंगे, भूमि ले रहे हैं अपन, एक भूमि आप उस खेती पर जमीन पर खेती करो जहां पर बंजर भूमि है, उर्वरक होती नहीं है, जमीन पानी सोख लेती है, तो अगर उस भूमि पर आप खेती करोगे तो अपने आप ही क्या होगा, उत्पादन कम होगा। और उसकी बजाय अगर अच्छी सिंचित भूमि पर कर रहे हो आप, उर्वरक जमीन पर खेती कर रहे हो, तो स्वाभाविक उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, प्रबंधक कैसा है, मैनेजमेंट करने वाला कैसा है, अगर वो योग्य है, अनुभवी है, तो स्वाभाविक रूप से वो उत्पादन को क्या करेगा, बढ़ाएगा, उत्पादन अपने आप ही बढ़ा। तो जो उत्पादन के साधन काम में लिए जा रहे हैं वो कितने एक्सपर्ट है, कितने गुणवत्ता है, योग्य है या नहीं है, कुशल है या अकुशल है, इस पर भी उत्पादन निर्भर करता है। अगर फर्म योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को और अनुभवी उत्पादन के साधनों को काम में लेती है तो निश्चित रूप से क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। और अगर अयोग्य, अकुशल श्रमिकों या अकुशल साधनों को काम में लिया जा रहा है तो निश्चित रूप से पूर्ति भी कम हो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन के साधन या जो कच्चा माल जितना गुणवत्तापूर्ण होगा, पूर्ति उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, जैसे किसी कृषि का उदाहरण लेते हैं कि अगर कृषि में आपने जो बीज काम में लिए हैं, जो दवाइयां काम में ली है, जो कीटनाशक काम में लिए हैं आपने, ठीक है, जो जमीन काम में ली है, अगर वो हम कह सकते हैं अच्छी नहीं है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है, तो निश्चित रूप से उत्पादन कम हो। इसलिए तो किसी की 1 हेक्टेयर जमीन में 5 बोरी मूंग होते हैं और किसी के 1 हेक्टेयर जमीन में 2 बोरी मूंग होते हैं, किसी के होते ही नहीं, क्योंकि इन गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि उत्पादन के जो साधन आप काम में ले रहे हो वो कितने अच्छी क्वालिटी के हैं। ठीक है, तो उत्पादन के साधनों की गुणवत्ता से भी पूर्ति निर्भर करती है। ठीक है, उत्पादन के साधन जितने गुणवत्तापूर्ण होंगे उतना ही उत्पादन पूर्ति अधिक होगी। ठीक है, तो जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि कृषि में अगर घटिया बीजों का या रसायनों का प्रयोग किया जाएगा तो पूर्ति उतनी ही कम होगी, जबकि उसके स्थान पर यदि अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग किया जाए, गुणवत्तापूर्ण रसायनों का प्रयोग किया जाए तो पूर्ति अधिक हो जाएगी। तो कृषि का उदाहरण ले सकते हो आप, उत्पादन के साधनों की गुणवत्ता अधिक होगी तो पूर्ति भी अधिक होगी। ठीक है, फिर आती है आपके 7वां पॉइंट है परिवहन लागतें। परिवहन लागतें, देखिए परिवहन लागतों से भी पूर्ति प्रभावित होती है। परिवहन लागतें मतलब लाने ले जाने का खर्चा, वस्तु जहां पर उत्पादित होती है और बाजार तक पहुंचने का जो खर्चा है उस पर भी पूर्ति निर्भर करती है। ठीक है, बाजार पूर्ति परिवहन लागतों से अधिक प्रभावित पड़ती है। यदि बेहतर परिवहन सुविधाएं हैं, जैसे कहीं से पूरे माल में देश में सप्लाई माल हो सकता है तो माल तुरंत बिक जाएगा। हर गांव में सप्लाई, रोड सड़कें अच्छी है, रेलवे सुविधाएं अच्छी है, ठीक है, तो वहां पर पूर्ति भी अधिक सप्लाई हो सकती है, तो ज्यादा माल बिकेगा। भाई जैसे अगर महाराष्ट्र में शक्कर का उत्पादन हो रहा है, महाराष्ट्र में शुगर मिल्स है, तो परिवहन लागतें अधिक अच्छी है, गुणवत्तापूर्ण है, अधिक अच्छी है, तो पूरे देश में शक्कर सप्लाई जल्दी होगी, तेजी से होगी, तेजी से उत्पाद मांग बढ़ेगी, तेजी से माल बिकेगा तो तेजी से पूर्ति बढ़ेगी। तो परिवहन लागतें अगर अच्छी है
तो निश्चित रूप से पूर्ति भी अधिक होगी, क्योंकि पूरे देश में सप्लाई आसानी से हो जाएगा। नहीं तो एक दिन आज माल बना है, 10 दिन बाद अगर वो सप्लाई हो रहा है तो निश्चित उसका प्रभाव पड़ेगा परिवहन लागतों का। अगर परिवहन लागत अच्छी है तो निश्चित रूप से पूर्ति भी अधिक होगी, और परिवहन लागतें कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी। ठीक है, तो बाजार पूर्ति पर परिवहन लागतों का अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हो तो लागतें क्या होगी, कम आएगी, और फर्म का वस्तु की पूर्ति भी अधिक होगी। क्योंकि परिवहन लागतें अच्छी है या परिवहन लागतें कम आ रही है फर्म के, इसका मतलब उसका लाभ अधिक हो रहा है। भाई अगर एक शुगर मिल को घर तक पहुंचाने में 200 रुपये खर्च हो जाते हैं घरों तक या किसी बड़े मार्केट में, तो ये परिवहन लागतें आ रही है। परिवहन लागतें आ रही तो उत्पादक का लाभ कम हो रहा है। जितनी परिवहन लागतें अधिक आएगी उत्पादक का लाभ उतना ही कम होगा। तो इसके विपरीत परिवहन लागतें अगर कम है या जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब उसका लागत उतनी अधिक आ रही है, इसलिए उसको लाभ कम हो रहा है। तो परिवहन लागतें जितनी कम आएगी उतना ही उत्पादक अधिक पूर्ति करेगा। भाई जैसे 1 किलो शक्कर आपके बाजार तक पहुंचने में, शक्कर जो है मार्केट में 32 रुपए किलो से वहां से शुरू होती है, 30 रुपए किलो से, और आपके घर तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो है परिवहन लागत आ जाती है 6 रुपए या 36 रुपए 37 रुपए। क्योंकि महाराष्ट्र में उत्पादित हुई है, आपके घर तक पहुंची है, सारी 6 रुपए परिवहन लागतें हैं। तो महाराष्ट्र में की तुलना में राजस्थान में जो है पूर्ति कम होगी, क्योंकि माल पहुंचने में भी समय लगेगा और 6 रुपए परिवहन लागत आ रही है प्रति किलो के बीच। इसकी बजाय महाराष्ट्र में जो है भाव क्या होंगे शक्कर के, कम होंगे, क्योंकि वहां परिवहन लागतें कम आ रही है, इसलिए वहां अधिक पूर्ति करें। आपके घर तक पहुंचते पहुंचते परिवहन लागतें कितनी आ जाती है भाई, मालगाड़ी के माध्यम से, रोडवेज या अन्य गाड़ियों के माध्यम से आपके घर तक माल पहुंचता है, तो उसमें 6 रुपए 7 रुपए का खर्चा आ जाता है प्रति किलो के बीच। ठीक है, तो परिवहन लागतें जितनी अधिक आएगी पूर्ति उतनी कम होगी, और परिवहन लागतें जितनी कम आएगी इसका मतलब उत्पादक को लागत कम आ रही है, इसका मतलब खर्च है अधिक पूर्ति वो करेगा। ठीक है, तो परिवहन लागतों का भी जो प्रभाव वस्तु की पूर्ति पर पड़ता है। ठीक है भाई, तो आज हमने पढ़ा था पूर्ति को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। तो पूर्ति को निर्धारित करने वाले जो 7 तत्व होते हैं उसका हमने अध्ययन किया था। कौन कौन से? वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत और पूर्ति में कैसा संबंध होगा? सीधा संबंध होगा, अर्थात वस्तु की बाजार कीमतें जितनी अधिक होगी पूर्ति उतनी अधिक होगी। उत्पादन के साधनों की कीमतें और पूर्ति में कैसा संबंध होगा? विपरीत संबंध होगा। उत्पादन के साधनों की कीमतें जितनी अधिक होगी इसका मतलब उत्पादन करने की लागत उतनी अधिक आ रही है, इसलिए वो फर्म पूर्ति कम करेगी। ठीक है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें कैसे निर्धारित करेगी? संबंधित वस्तुओं की कीमतें जितनी अधिक होगी इसका मतलब पूर्ति को अधिक करेगा, अधिक लाभ होगा उसको। ठीक है भाई, जैसे चाय और कॉफी का उदाहरण ले सकते हैं। तो संबंधित विशेषता चाय वाली, अगर कॉफी की कीमतें बढ़ती है, इसको वापस समझते हैं, कॉफी की कीमतें बढ़ती है तो चाय वाला क्या करेगा? अधिक पूर्ति करेगा। कॉफी वाला तो खुद करेगा ही, उसको अधिक लाभ हो रहा है ना। दोनों जैसे वही उदाहरण ले लिया हमने 5-5 रुपए। अब यहाँ मांग की दृष्टि से मत सोचो, आप किसकी दृष्टि से सोचो? पूर्ति की दृष्टि से। तो अगर कॉफी की कीमतें बढ़ती है, 6 रुपए हो रही है, तो कॉफी वाला तो अधिक पूर्ति करेगा, चाहेगा ना ज्यादा माल बेचूं मैं। इधर चाय वाला भी क्या करेगा? वो भी अधिक पूर्ति करेगा, क्योंकि उसको भी लाभ, तो वो भी 6 रुपए कर देगा। 6 रुपए करने से उसका लाभ अधिक हो रहा है तो ज्यादा माल बेचेगा, बेचना चाहेगा, क्योंकि कीमतें जितनी ज्यादा होगी उसको लाभ अधिक हो रहा है। तो संबंधित वस्तुओं की कीमतों से भी जो है पूर्ति प्रभावित। ये तो हो गया आपके पूरक वस्तु का, प्रतिस्थापन वस्तु का। अब पूरक वस्तु का, पूरक का उदाहरण ले ले, जैसे अपन मोटरसाइकिल और पेट्रोल है, तो मोटरसाइकिल की कीमतें जितनी अधिक होगी पेट्रोल की पूर्ति उतनी अधिक होगी। या तो पेट्रोल की पूर्ति, पेट्रोल की कीमतें जितनी अधिक होगी मोटरसाइकिल की पूर्ति उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो पूर्ति की दृष्टि, उत्पादक की दृष्टि से सोचो, आप उपभोक्ता की दृष्टि से मत सोचो। तो संबंधित वस्तुओं की कीमतें अधिक होगी तो वस्तु की पूर्ति भी अधिक होगी।
ठीक है। फिर आती है उत्पादन की तकनीक और पूर्ति में कैसा संबंध होता है। उत्पादन की तकनीक जितनी अच्छी होगी, नई तकनीक से उत्पादन होगा, उतनी लागत फर्म की कम आएगी, और कम लागत आएगी तो अधिक पूर्ति करेगी। ठीक है। 5वां पॉइंट, विशेष अवसर। त्योहारी सीजन के समय किसी वस्तु की पूर्ति अपने आप ही बढ़ जाती है, चाहे कपड़ा मार्केट हो, चाहे आपके शुगर मिल या शक्कर के उत्पादन हो, चाहे घी हो, चाहे तेल हो, इन सब चीज़ों का पूर्ति अपने आप ही त्योहार सीजन पे बढ़ जाती है। ठीक है। तो विशेष अवसर पर पूर्ति भी बढ़ा दी जाती है। फिर उत्पादन के साधनों की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, पूर्ति उतनी अधिक होगी। ठीक है। गुणवत्ता होगी तो इसका मतलब लागत कम आ रही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उत्पादन है। फिर आता है परिवहन लागतें। परिवहन लागतें कितनी आ रही है, फर्म की परिवहन लागतें जितनी अधिक आएगी, फर्म की पूर्ति उतनी कम होगी। परिवहन लागत की बात कर रहा हूँ। ठीक है। फर्म की परिवहन लागतें जितनी अधिक आएगी, पूर्ति उतनी कम होगी। और परिवहन लागतें यानी लाने ले जाने का खर्चा जितना कम आएगा, पूर्ति उतनी अधिक होगी, क्योंकि उसके फर्म पर लागतें कम आ रही। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपके पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व। कोई भी 3 तत्व पूछ सकते हैं। तो कल हमने पूर्ति की परिभाषा पढ़ी थी, और उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक हो गया पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। पहले लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, यह है लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या है। जैसे मांग का नियम क्या था कि किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति में कैसा कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत। तो पूर्ति का नियम ये कहता है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में कैसा संबंध होगा, सीधा संबंध होगा, अन्य बातें समान रहने पर। मांग का नियम भी यही कहता था, यहाँ भी अन्य बातें समान रहने पर। पूर्ति का नियम ये कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, जैसे आपने 6-7 बातें पढ़ी ना, तो अगर अन्य को सबको स्थिर रखा जाए तो केवल किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में कैसा संबंध होगा, सीधा संबंध होगा। अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति भी बढ़ेगी। कीमत 1 रुपये है तो पूर्ति 10 है, कीमत 2 रुपये है तो पूर्ति 12 है, कीमत 3 रुपये है तो पूर्ति 15 है, कीमत 4 रुपये है तो पूर्ति 18 है। तो किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में सीधा संबंध होता है, अर्थात धनात्मक संबंध होता है। इसी को कहते हैं पूर्ति का नियम। कल हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि पूर्ति का नियम क्या है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिलहाल